दोस्तों नमस्कार। आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक के ऊपर चर्चा करने जा रहे हैं, बाल विकास। और बाल विकास में कुछ इंपॉर्टेंट जो पार्ट्स हैं उनको मैं कोशिश करूंगा यूट्यूब के माध्यम से करवाने। कंप्लीटली बाल विकास नहीं होगा, एक बहुत बड़ा और एक लेंथी टॉपिक है और रीट का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, चाइल्ड डेवलपमेंट सीडी। ठीक है, अब देखिए मैं हमेशा एक चीज़ बोलता हूँ, कोई भी चीज़ को पढ़ना है तो सबसे पहले माइंड में इमेजिनेशन करना है कि मैं जब बाल विकास पढ़ रहा हूँ, 10 घंटे का टॉपिक मुझे तैयार करना है, तो उस 10 घंटे के टॉपिक में से जब 4 से 5% मेरे रीट और सीटेट एग्जाम में आने वाले होते हैं, तो मैं कैसे उस टॉपिक की तह तक जाऊं, उस टॉपिक को कैसे बेहतरीन तरीके से तैयार करूं ताकि कहीं भी किसी भी प्रकार का कोई संदेह मेरे दिमाग में नहीं रहे कि हाँ साहब मैंने पढ़ लिया है, अब कोई दिक्कत नहीं है। तो दिमाग से एक तो भय को निकालना है, बड़ी पॉजिटिविटी के साथ पढ़ना है। कहीं भी आपके मन में ये तनिक भी संदेह नहीं होना चाहिए। बार बार स्टूडेंट कहते हैं सर पढ़ लिया, डर लग रहा है, डर लग रहा है। अरे डर क्यों लग रहा है आप लोगों को? पढ़ लिया तो अपने अंदर कॉन्फिडेंस क्रिएट करें कि आई एम बेटर, मैं बहुत अच्छी स्थिति में हूँ उन लोगों से जो अभी तक कुछ कर नहीं पा रहे हैं। तो आपको बहुत पॉजिटिव सोचना है। सिंपल सी थ्योरी यही है कि और उससे बेहतर बनने के लिए आपको थोड़ा सा माइंड में इमेजिनेशन करना पड़ेगा, अपने आप को बेटर के रूप में देखना पड़ेगा और साथ ही उन टॉपिक्स को आपको बेहतर गहराई के साथ तैयार करना पड़ेगा जहां आपको लगता है कि इनमें से प्रश्न इस प्रकार से पूछे जा सकते हैं। अनावश्यक चीज़ों पे ध्यान मत दें। वो क्या कह रहा है, वो मॉडल पेपर टेस्ट सीरीज में कौन सा नया क्वेश्चन लेके आ गया, सर ये तो मैंने पढ़ा ही नहीं, टेंशन में आ गए। इन चीज़ों से हट जाओ, बेहतरीन तरीके से एग्जाम पैटर्न के अकॉर्डिंग कंप्लीट ज्ञान कोशिश प्राप्त करने की कोशिश नहीं करनी है। हमें वो चीज़ पढ़नी है जो एग्जाम पैटर्न के अकॉर्डिंग बहुत इंपॉर्टेंट है और जहाँ से क्वेश्चन पुटअप किए जाते हैं वो चीज़ें शानदार तरीके से तैयार करनी है। तो बाल विकास जो टॉपिक हम पढ़ते हैं, तो बाल विकास टॉपिक बहुत बड़ा टॉपिक है। चाइल्ड डेवलपमेंट की जब भी अपन बात करते हैं तो चाइल्ड डेवलपमेंट के पार्ट्स क्या हैं, चाइल्ड डेवलपमेंट की विभिन्न अवस्थाएँ क्या हैं, बाल विकास में वंशानुक्रम वातावरण की भूमिका क्या है, प्लस तीनों अवस्थाएं शेष अवस्था, बाल्यावस्था और किशोर अवस्था में विशेषताओं के साथ साथ वहाँ एजुकेशन का प्रारूप क्या होगा, प्लस जो विशेष सिद्धांत हैं, चाहे वो जीन पियाजे हो, चाहे सिगमंड फ्राइड हो, चाहे इरिक इरिक्सन हो, चाहे ब्राउन फैमिली का पारिस्थितिक परक सिद्धांत हो, चाहे सवेंगो के सिद्धांत हो, चाहे भाषा विकास सिद्धांत हो, चाहे नैतिक विकास के सिद्धांत हो, मतलब बहुत ज़्यादा डिटेल में हमें जाना पड़ता है। कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें जो मुझे लगता है कि मुझे आपको समझानी चाहिए वो इस टॉपिक के माध्यम से मैं कोशिश करूँगा आपको समझाने की, और मुझे विश्वास भी है कि आपको समझ में आएगा और बहुत शानदार तरीके से समझ में आएगा। बस बिलीव आपको अपने ऊपर भी रखना है और मेरे ऊपर भी रखना है। देखिए सिंपल सी बात कर रहा हूँ मैं, जैसे बाल विकास टॉपिक आप पढ़ रहे हैं तो बाल विकास टॉपिक पढ़ रहे हैं, सबसे पहले एक नॉर्मली वे में बता दूं, जब हम मनोविज्ञान पढ़ते हैं, साइकोलॉजी पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं, मनोविज्ञान जब हम पढ़ते हैं तो मनोविज्ञान क्या है, मनोविज्ञान की जब भी अपन बात करते हैं तो मनोविज्ञान की अपन बात करते हैं कि मनोविज्ञान क्या है, व्यवहार का वैज्ञानिक अध्ययन है। यानी हमारे व्यवहार का जो वैज्ञानिक विधियों द्वारा अध्ययन करता है, वर्तमान में उससे क्या कहा जाता है, मनोविज्ञान कहा जाता है। क्या कहा जाता है, मनोविज्ञान। मनोविज्ञान की बहुत सारी ब्रांचेज हैं, मनोविज्ञान की बहुत सारी शाखाएं जिनको अपन प्रयुक्त मनोविज्ञान में बांट सकते हैं, अप्रयुक्त मनोविज्ञान में बांट सकते हैं, सामान्य मनोविज्ञान में बांट सकते हैं, असामान्य मनोविज्ञान में बांट सकते हैं। बहुत सारी ब्रांचेज हैं मनोविज्ञान की। उन्हीं में से एक मनोविज्ञान की एक ब्रांच आती है विकासात्मक मनोविज्ञान। कौन आता है साहब, विकासात्मक मनोविज्ञान। विकासात्मक मनोविज्ञान क्या है, तो विकासात्मक मनोविज्ञान की जब भी अपन बात करते हैं अपने जहन में सबसे पहले जीन पियाजे आता है कि साहब विकासात्मक मनोविज्ञान का जो अग्रणी है, विकासात्मक मनोविज्ञान का जो प्रतिपादक स्पेशली माना जाता है वो किसको माना जाता है, पियाजे को माना जाता है। किसको माना जाता है, पियाजे को विकासात्मक मनोविज्ञान का अग्रणी माना जाता है। अब देखिए समझिएगा, विकासात्मक मनोविज्ञान की जब भी बात करेंगे अपन किसकी बात कर रहे हैं, जीन पियाजे। ठीक है, विकासात्मक मनोविज्ञान क्या है, देखो मनोविज्ञान तो क्या है, व्यवहार का जो वैज्ञानिक अध्ययन करता है वो क्या है, मनोविज्ञान है। ये तो मूल मनोविज्ञान। मनोविज्ञान के अंतर्गत बहुत सारे पार्ट हैं, जैसे अपने एजुकेशनल साइकोलॉजी पढ़ते हैं वैसे मनोविज्ञान के बहुत सारे पार्ट्स हैं। तो यहाँ पर बात करते हैं विकासात्मक मनोविज्ञान। तो विकासात्मक मनोविज्ञान क्या है, जो विकास की अवस्थाओं का अध्ययन करता है। अब इसमें अवस्थाओं का मतलब क्या हो गया, शिशुअवस्था भी आ गई, बाल्यावस्था भी आ गई, किशोर अवस्था भी आ गई, प्रौढ़ावस्था भी आ गई। मतलब आपके पूरे विकास का जिसमें अपन अध्ययन करते हैं वो क्या है, विकासात्मक मनोविज्ञान है। यानी जन्म से लेकर और आपके प्रौढ़ अवस्था तक मान सकते हैं आप, एक प्रकार से जितनी भी अवस्थाएं उन सब का अध्ययन किसमें होता है, विकासात्मक मनोविज्ञान में होता है, जिसमें विकास की सभी अवस्थाओं का अध्ययन होता है, वो विकासात्मक मनोविज्ञान है। अब इसी विकासात्मक मनोविज्ञान के अंतर्गत अपने एक टॉपिक पढ़ते हैं, बाल मनोविज्ञान या बाल विकास। ठीक है, चाइल्ड डेवलपमेंट। अब बाल विकास क्या है, सबसे पहले आपको ये समझना है। तो बाल विकास की जब भी आप बात करते हैं, चाइल्ड डेवलपमेंट की जब भी बात करते हैं, बाल विकास का तात्पर्य क्या है, बहुत सारे विद्वानों ने अलग व्याख्या की है।
जेम्स ड्रेवर ये कहता है कि बाल विकास वह अध्ययन है जिसमें जन्म से लेकर परिपक्व अवस्था तक का अध्ययन करते हैं। किसने कहा? जेम्स ड्रेवर ने। तो ड्रेवर ने कहा कि जन्म से जिसमें अध्ययन करेंगे, जन्म से परिपक्व अवस्था तक का जो अध्ययन करेंगे वो क्या है? बाल विकास है। किसने कहा? जेम्स ड्रेवर ने कहा। आप सहमत हैं? नहीं। सहमत क्यों नहीं हो सकते? गलत है कि जन्म से थोड़ी होता है, बाल विकास की शुरुआत तो गर्भावस्था से हो जाएगी। तो ये परिभाषा क्या होगी? एक पक्षीय होगी। एक पक्षीय परिभाषा अमूमन नहीं पूछी जाती, इस चीज को याद रखिएगा, ठीक है। करो एंड करो ने कहा कि बाल विकास वह वैज्ञानिक अध्ययन है। करो एंड करो ने क्या कहा? कि वह वैज्ञानिक अध्ययन है जिसमें गर्भावस्था से, कौन सी अवस्था से? गर्भावस्था से किशोर अवस्था तक का अध्ययन। तो गर्भावस्था से किशोर अवस्था तक का अध्ययन। अब देखिए ये इंपॉर्टेंट है। करो एंड करो वैसे ही मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है डेफिनेशन के मामले में। हमेशा याद रखना, किसी भी टॉपिक को पढ़ रहे हो, करो एंड करो का इंपॉर्टेंट डेफिनेशन आती है। सबसे इंपॉर्टेंट डेफिनेशन के मामले में यही दो आदमी याद रखियो, ठीक है। तो इन्होंने कहा है कि मनोविज्ञान वह वैज्ञानिक अध्ययन है जिसमें गर्भाकाल से लेकर किशोर अवस्था के प्रारंभ तक का जो अध्ययन किया जाता है, गर्भाकाल से लेकर किशोर अवस्था के प्रारंभ का जो अध्ययन किया जाता है वो क्या है? आपका बाल विकास है। तो ये परिभाषा क्या होगी? इंपॉर्टेंट होगी। यानी बाल विकास जो शुरुआत होती है वो गर्भावस्था से होती है। ऐसी परिभाषा ब्रेक ने दी है। ब्रेक ने भी कहा कि बाल मनोविज्ञान वह अध्ययन है जिसमें जन्म पूर्व अवस्था से, उन्होंने एक नया शब्द जोड़ दिया ब्रेक ने, जन्म पूर्व अवस्था से और जो है वो परिपक्व अवस्था तक का जो अध्ययन है वो क्या है? बाल मनोविज्ञान है, बाल विकास है। किसने कहा? ब्रेक ने कहा, ठीक है। तो ब्रेक की परिभाषा भी इंपॉर्टेंट मानी जाती है, करो एंड करो की परिभाषा भी इंपॉर्टेंट मानी जाती है। तो ब्रेक ने तो जन्म पूर्व अवस्था से परिपक्व अवस्था तक का अध्ययन को बाल विकास कहा है। करो एंड करो ने वह वैज्ञानिक अध्ययन जो गर्भाकाल से लेकर किशोर अवस्था के प्रारंभ तक का अध्ययन, और जेम्स ड्रेवर ने कह दी कि साहब जन्म से। तो ये परिभाषा की होगी? गलत होगी। तो थाने कौन सी याद रखनी है? करो एंड करो याद रखनी है। ज्यादा दिमाग पर जोर को डाल लो, बड़ो रिलैक्स मूड में याद रखो। बाल विकास किसकी शाखा? विकासात्मक मनोविज्ञान। विकासात्मक मनोविज्ञान किसकी शाखा? मनोविज्ञान की शाखा। विकासात्मक मनोविज्ञान में क्या करते हैं? कंप्लीटली सब कुछ, पूरी अवस्थाओं का अध्ययन किया जाता है। लेकिन बाल विकास में हम किसका पढ़ेंगे? हम गर्भाकाल से लेकर और स्पेशली किशोर अवस्था तक का जो अध्ययन है वो हमारा क्या होता है? सब बाल विकास। तो सबसे पहला चीज थारे समझ में आई को नहीं है? बताओ मन। सिंपल सी बात की समझनी है, बहुत शॉर्ट एंड स्वीट, एकदम रिलैक्स मोड में। बाल विकास वह वैज्ञानिक अध्ययन है जिसमें गर्भाकाल से लेकर किशोर अवस्था के प्रारंभ तक का अध्ययन करते हैं, परिपक्व अवस्था तक का जो अध्ययन करते हैं वो सब हमारा क्या होता है? बाल विकास। ये तो नॉर्मली आपको दिमाग में रखना है कि साहब बाल विकास है क्या, ठीक है। तो ये नॉर्मली देख लेना, एक बेसिक चीज़ें बता रहा हूँ, नॉर्मली इनको कोई लिखने की आवश्यकता नहीं है। बस माइंड में जब मैं बोल लूँ भी साहब माइंड में रिकॉर्ड कर लिया करूँ। हर चीज़ लिखने की आवश्यकता थोड़ी होती है, नॉर्मली समझ सकते हो आप, हर चीज़ समझ सकते हो। कोई चीज़ ऐसी नहीं है जो नहीं समझ सकते, इस चीज़ को याद रखना, ठीक है। समझो आप। अब देखिए बाल विकास की जब अपन बात करते हैं तो बाल विकास पे बहुत सारे लोगों ने कार्य किया है। किताब में मैंने खूब सारा वर्णन डाल रखा है, इतना आपको पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। बाल विकास पे सबसे पहले बाल विकास की ओर जो ध्यान आकर्षित किया था वो कोमिनियस ने किया था। किसने किया था? कोमिनियस ने सबसे पहले ध्यान आकर्षित किया था जब उन्होंने 1628 में, कब? 1628 में स्कूल ऑफ इन्फेंसी की स्थापना की थी, ठीक है ना। स्कूल ऑफ इन्फेंसी की स्थापना किसने की थी? कोमिनियस ने की। तो जॉन कॉमिनियस ने 1628 में स्कूल ऑफ इन्फेंसी की स्थापना करके, इन्फेंसी मतलब शिशु विद्यालय, ठीक है। तो शिशु विद्यालय की स्थापना करके सबसे पहले बच्चों की तरफ ध्यान आकर्षित करने की कोशिश किसने की? कोमिनियस ने। तो बाल विकास में प्रारंभिक जो योगदान माना जाता है वो किसका माना जाता है? कोमिनियस का माना जाता है। जब इन्होंने स्कूल ऑफ इन्फेंसी की स्थापना की और इन्होंने कहा कि टीचर के लिए जरूरी है कि वो प्रकृति के नक्शे कदम पे चले, प्रकृति के रूप में बच्चों को पढ़ाए, ठीक है। बच्चों की स्वतंत्रता पे इन्होंने बल दिया। तो ये पहला व्यक्ति था कोमिनियस। उसके बाद पेस्टोलॉजी हुई। कौन हुए? पेस्टोलॉजी। पेस्टोलॉजी ने क्या किया? 1774 में वैज्ञानिक अध्ययन किया, ठीक है। 1774 में वैज्ञानिक अध्ययन। तो ये इंपॉर्टेंट बिंदु बन जाता है। पूरा नहीं पढ़ो लेकिन कम से कम इंपॉर्टेंट देख जाओ कि साहब बाल विकास को सबसे पहला वैज्ञानिक अध्ययन कौन करियो? किसने किया? तो वैज्ञानिक अध्ययन किसने किया? साहब पेस्टोलॉजी ने किया। सिंपल सी बात समझ में आई कि नहीं? अरे बहुत ईजी है। सबसे पहले वैज्ञानिक अध्ययन किसने किया? पेस्टोलॉजी ने किया, और खुद के 3.5 साल के बच्चे पे किया, ठीक है। तो जब खुद के बच्चे पे जो अध्ययन करेगा निश्चित रूप से वो उसके रिजल्ट जो होंगे वैज्ञानिक रिजल्ट होंगे, ठीक है। तो पेस्टोलॉजी ने अपने 3.5 साल के बच्चे पे इसका अध्ययन किया था, ठीक है। इसी प्रकार टाइडमैन ने भी अपने बच्चे पर अध्ययन किया। टाइडमैन ने जो अध्ययन किया था वो केवल शारीरिक और मानसिक विकास पर अध्ययन किया। किसने? टाइडमैन ने केवल शारीरिक मानसिक विकास की बात की। इसी प्रकार प्रेयर थे, तो प्रेयर ने किताब लिखी थी माइंड ऑफ चाइल्ड, ठीक है ना। माइंड ऑफ चाइल्ड ये किताब लिखी थी इन्होंने, किसने?
प्रेयर ने, तो प्रेयर ने जो की थी वो मानसिक विकास के ऊपर स्पेशली अध्ययन किया बच्चों का। तो ये प्रेयर ने किया। टाइडमैन ने शारीरिक मानसिक विकास की बात की, ठीक है। पेस्टलोजी ने बात की। एक 18वीं शताब्दी में ब्लॉक हुए। ब्लॉक ने केवल ये कहा कि बच्चों के ऊपर वातावरण का बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है, तो वातावरण का कैसे प्रभाव पड़ता है इसकी उन्होंने बात की। रूसो ने अपनी पुस्तक इमाइल में बच्चों की शिक्षा के अध्ययन की बात की। किसने? रूसो ने। बहुत बार प्रश्न आया इमाइल, ठीक है। इमाइल क्या है, ठीक है। इमाइल क्या था? रूसो की किताब का नाम भी इमाइल है, और रूसो ने काल्पनिक से इमेजिन किया था कि मेरा स्टूडेंट ऐसा होगा। जैसे मैं इमेजिन करता हूँ ना कि मेरे विद्यार्थी ऐसे होंगे जो जोश से भरे होंगे, जो जुनून से भरे होंगे, जो हालात से कभी भी टकरा के और रास्ता तैयार कर लेंगे, और जो कभी ये बात नहीं कहेंगे कि मैं हार सकता हूँ, मैं कमज़ोर हूँ, मैं मायूस हो सकता हूँ। मैं इमेजिन करता हूँ मेरे विद्यार्थी हमेशा अलग होंगे, जिनमें जज्बा होगा, जिनमें जोश होगा, जिनमें इच्छा शक्ति होगी, जिनमें स्मार्ट स्टडी होगी, जो केवल एक मेहनती की तरह यूं रगड़ेंगे नहीं, शार्प बनेंगे, और हार कभी उनकी ज़िंदगी में नहीं आ सकती। मेरा विद्यार्थी है। जैसे मैं इमेजिन करता हूँ वैसे रूसो ने एक इमाइल नामक एक बच्चे के बारे में इमेजिन किया। ये मेरा काल्पनिक शिष्य होगा जिसमें ये विशेषताएं होंगी साहब, ठीक है। तो रूसो ने काल्पनिक शिष्य इमेजिन किया, और उसी पुस्तक का नाम क्या था? इमाइल। तो इन्होंने इस इमाइल में बच्चों की शिक्षा की ओर बात की थी कि बच्चों की एजुकेशन हमें कैसे देनी चाहिए। ये किसने बात की? रूसो ने। इसी प्रकार प्लेटो ने अपनी रिपब्लिक में बाल विकास की बात की, ठीक है। तो बहुत सारे लोगों ने बाल विकास चर्चा की है, लेकिन यहां आपको याद रखना कि गुरुजी पढ़नो के और छोड़नो के, मैं कितनी भी चीजें बता दूं आपको, 50 चीजें नहीं बता दूं, वो सब चीजें इंपॉर्टेंट नहीं है। आपको ये देखना है कि सर इन 50 में से इंपॉर्टेंट क्या लेना है। तो यहां कॉमिनियस सबसे पहले व्यक्ति थे जिन्होंने 1628 में बच्चों की शिक्षा, बच्चों के बाल विकास की ओर ध्यान आकर्षित किया। फिर वैज्ञानिक अध्ययन किसने किया साहब? पेस्टोलॉजी ने किया। तो पेस्टोलॉजी आपके दिमाग में आना चाहिए। फिर कॉमिनियस के बाद पेस्टोलॉजी आना चाहिए, और उसके बाद आना चाहिए कि बाल अध्ययन आंदोलन किसने चलाया था। तो बाल अध्ययन आंदोलन किसने चलाया बताओ? बाल अध्ययन आंदोलन की चर्चा किसने की है? तो बाल अध्ययन आंदोलन की चर्चा, बहुत बार बच्चे प्रश्न पूछते हैं गुरुजी बाल विकास को जनक कौन है। पहली बात तो है को प्रश्न आवक को नहीं, क्योंकि विवादित प्रश्न है। इनमें हर किताब में अलग दिए जाते हैं, लेकिन मैं मेरा एटीट्यूड यदि मुझसे पूछोगे तो मैं कहूँगा बाल विकास का यदि जनक की बात करें, बाल विकास को एकदम चरम पे लेके जाने वाला व्यक्ति जो था वो था स्टैनले हॉल। कौन है? स्टैनले हॉल है साहब। स्टैनले हॉल क्यों है? स्टैनले हॉल ने कौन सी शताब्दी में? 19वीं शताब्दी में, ठीक है। 19वीं शताब्दी मतलब 1893 में अमेरिका में बाल अध्ययन आंदोलन चलाया था साहब। क्या चलाया था अमेरिका में? 1893 में बाल अध्ययन आंदोलन किसने चलाया? स्टैनले हॉल ने चलाया। अब बाल अध्ययन आंदोलन स्टैनले हॉल ने चलाया। इसने 2 समितियों की स्थापना की। तो 2 चीजें याद रखना, बाल अध्ययन आंदोलन चलाने वाले कौन है? स्टैनले हॉल। कहाँ चलाया? अमेरिका में चलाया, ठीक है। कब चलाया? 1893 में, या शताब्दी का नाम आ गया तो 19वीं शताब्दी में चलाया। इन्होंने 2 समितियां स्थापित की थी, एक बाल अध्ययन समिति और एक बाल कल्याण समिति। कौन कौन सी? बाल अध्ययन समिति और एक बाल कल्याण समिति। ये 2 समितियां इन्होंने इस आंदोलन के दौरान स्थापित की थी। अध्ययन समिति, तो बाल अध्ययन समिति और बाल कल्याण समिति की स्थापना किसने की? उत्तर क्या हो गया साहब? स्टैनले हॉल। ये वो व्यक्ति था जिसने पेडोलॉजिकल एक सेमिनरी मैगजीन निकाली थी। क्या निकाली थी? पेडोलॉजिकल सेमिनरी, ठीक है। उस मैगजीन के माध्यम से प्रश्नावली विधि द्वारा बच्चों का अध्ययन किया। पेडोलॉजिकल सेमिनरी, ये एक मैगजीन का नाम है इनका, और इस मैगजीन के माध्यम से इन्होंने क्या किया था? प्रश्नावली विधि के द्वारा बच्चों के विकास की ओर ध्यान आकर्षित करने की कोशिश की थी। पेडोलॉजिकल सेमिनरी इनकी पत्रिका थी, एक प्रकार से मैगजीन थी। तो पेडोलॉजिकल सेमिनरी के माध्यम से बच्चों का विकास का अध्ययन किया, प्रश्नावली का प्रयोग किया। बाल अध्ययन समिति, बाल कल्याण समिति, इनकी 2 विशेष समितियां थी बच्चों के विकास के अध्ययन के लिए। बाल अध्ययन आंदोलन किसने चलाया? स्टैनले हॉल ने चलाया। बाकी कितनी भी चर्चाएं अपन कर लें, प्रथम बाल सुधार गृह कहाँ स्थापित किया गया? अमेरिका में स्थापित किया गया था, न्यूयॉर्क में 1887 में, ठीक है। तो 1887 में प्रथम बाल सुधार गृह स्थापित किया गया। ये इतना महत्वपूर्ण नहीं है। एक प्रश्न 2013 थर्ड ग्रेड के जब पेपर हुए थे, बहुत अलग प्रश्न आए थे, ठीक है। वो सब मेरे माइंड में लगभग कैसे आए थे, वो मैंने कोशिश भी की है ऑब्जेक्टिव बुक में भी डालने की, और थ्योरी वाली बुक में भी वो चीज़ें शामिल करने की कोशिश की। बाकी आप टेलीग्राम चैनल से जरूर जुड़े रहिएगा। टेलीग्राम पे मैं आपको बहुत सारे अपडेट देता रहूँगा, चाहे वो वॉइस मैसेज के माध्यम से, जैसे भी है। एग्जाम होने तक आप टेंशन मत लेना, बस विश्वास रखना, जुनून के साथ करना है और इस बार करके जाना, चाहे कुछ भी हो जाए। ये डर दिमाग से निकाल दो, फोबिया निकाल दो। हालातों को जीतना है, और हालातों को जीतोगे तभी विशिष्ट बनोगे, वरना ये रोना रोते रहोगे, कोई सहायता नहीं करेगा साहब, कोई नहीं करेगा। सब मजाक बनाने वाले हैं, सब शोषण करने वाले हैं, सब दिखावटी हैं, ठीक है। कोशिश ये करें कि मैं और मेरे लिए
अपने लिए मुझे करना है। बस ये एक ही लाइन बताऊंगा मैं आपको, आप किसी से भी उम्मीद मत रखें। तो 1887 में पहला बाल सुधार गृह स्थापित अमेरिका में किया गया। प्रथम बाल निर्देशन केंद्र, तो प्रथम बाल निर्देशन जो केंद्र था, ये प्रश्न आया हुआ है 2013 थर्ड ग्रेड में। प्रथम बाल निर्देशन केंद्र जो है वो शिकागो में स्थापित किया गया था। कहाँ स्थापित किया गया था? शिकागो में, ठीक है। तो ये प्रश्न आया था और विलियम हिली ने किया था। किसने किया था? विलियम हिली, ठीक है। तो विलियम हिली ने 1909 में, कब किया था? 1909 में प्रथम बाल निर्देशन केंद्र। तो प्रश्न आपसे पूछ ले कि प्रथम बाल निर्देशन केंद्र किसने स्थापित किया? विलियम हिली 1909 में। और कहां स्थापित किया था? शिकागो में किया था। प्रथम बाल सुधार गृह अमेरिका में न्यूयॉर्क में स्थापित किया गया, लेकिन प्रथम बाल निर्देशन केंद्र विलियम हिली, शिकागो, ठीक है। ऐसे ही भारत में दो व्यक्ति हुए, एक तो गिजू भाई बधेकर, एक ताराबाई मोडेक। तो भारत में बाल विकास में जिन्होंने योगदान दिया वो किसने दिया है? गिजूबाई बधेका ने 1920 में सूरत में बाल अध्ययन केंद्र की स्थापना की। इसी प्रकार ताराबाई मोडेक ने 1930 में बाल अध्ययन की तरफ सबसे व्यापक ध्यान आकर्षित करने की कोशिश की। तो ताराबाई मोडेक और गिजूभाई बधेका, ये दो व्यक्ति भारत में, याद रखना कौन है? ताराबाई मोडेक और गिजूभाई बधेका, ठीक है। मैं कम लिख रहा हूं, ठीक है, समझ जाना आप वो। इससे गिजूभाई बधेका और ताराबाई मोडेक ने भारत में बाल विकास में काम किया। प्रश्न नहीं पूछा गया, लेकिन नॉलेज के लिए गुरुजी आप बात बता दी तो बताई को नहीं मानतू जना, मैं बताऊंगा चीज था ना, ठीक है ना। बाकी कोई आवश्यक को नहीं कि गिजूबाई बधेका ताराबाई मोडेक। गिजूबाई बधेका का योगदान जरूर है, बट प्रश्न अभी तक किसी भी एग्जाम में नहीं पूछा है, लेकिन फिर भी थे, चिंता मत करो थाने में भी साबू ही बता रहा हूँ ताकि तारा मन में नहीं आओ गुरुजी चीज़ बताई, नई चीज़ बताई गुरुजी। यूट्यूब में यही तो हो रहा है, यूट्यूब के माध्यम से यही तो हो रहा है कि लोग क्या कर रहे हैं, नई चीज़ बता रहे हैं, तो आपको लगता है पता नहीं। इसलिए ज्ञान का विस्फोट की बात कर रहा हूँ मैं। अब इसमें बच्चे इतने कन्फ्यूजन हो जाएंगे कि समझ में नहीं आएगा गुरुजी पढ़ना क्या है, छोड़ना क्या है, इंपॉर्टेंट क्या है, क्या नहीं है। तो ये उन बच्चों के साथ दिक्कत होगी जो बहुत ज़्यादा यूट्यूब का इस्तेमाल कर रहे हैं, वो बहुत अलग अलग जगह ध्यान पढ़ रहे हैं, ठीक है। वो कंप्लीटली कंफ्यूज हो जाएंगे, क्योंकि मेरे पास इतने प्रश्न आते हैं बच्चों के से, गुरुजी भी कोचिंग के मॉडल में देखो वो प्रश्न आया गुरुजी, मैं तो दिमाग खराब हो गया, 2 घंटा तो मन प्रश्न को उत्तरी कौन ला दो। 2 घंटा के बजाय 2 घंटे में यदि आपके एक चैप्टर को तैयार कर सकते थे, लेकिन एक बकवास प्रश्न के लिए आपने 2 घंटे खराब कर दिए। ऐसे बच्चों का भगवान भला करे। कौन भला करे? भगवान भला करे, क्योंकि उसके अलावा और कोई भगवान उनका भला कर भी नहीं सकता। खैर छोड़िए, अपन बात कर रहे हैं बाल विकास के, चाइल्ड डेवलपमेंट की। अब तक मैंने क्या पढ़ा है, शॉर्ट में एक बार समरी। बाल विकास विकासात्मक मनोविज्ञान की शाखा, विकासात्मक मनोविज्ञान मनोविज्ञान की शाखा। बाल विकास में किसका अध्ययन? गर्भाकाल से लेकर किशोर अवस्था तक का जो अध्ययन है, परिपक्व 18 वर्ष तक का जो अध्ययन है, वो क्या है? हमारा बाल विकास है। और बाल विकास की जब हम चर्चा करते हैं तो बाल विकास में बहुत सारे लोगों ने योगदान दिया है, ठीक है। तो इसमें आपको स्पेशली याद रखना है पेस्टोलॉजी, ठीक है, आपका ये कॉमिनियस, आपको स्टेनले हॉल और विलियम हिली प्रथम निर्देशन के अंदर, ये 4 चीज़ें आपको जरूर याद रखनी है। और रूसो की पुस्तक इमाइल, ये अब तक जो पढ़ा है उसमें शॉर्ट एंड स्वीट आपको ये पढ़ना है साहब, ठीक है। अब अपन आगे की ओर चलेंगे। किसकी ओर चलेंगे? आगे की ओर। पहला पार्ट इसका मैं करवाऊंगा इसके माध्यम से। पहला पार्ट इसलिए करवा रहा हूँ कि उसमें बहुत कन्फ्यूजन रहता है और यहाँ से एक प्रश्न भी अमूमन आ जाता है, तो इसको थोड़ा सा अच्छे से देख के जाना आपको। और पहला पार्ट क्या है इसको समझिएगा। पहला पार्ट क्या, इसको आराम से समझिएगा। एक एक चीज मैं क्लियर करूंगा, टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है, तो मस्त रिया करो। तो समझना आप, देखो ये तो बेसिक चीजें थी, एकदम सामान्य चीजें थी जो आपको समझनी थी। अब जो मैं चर्चा कर रहा हूं वो एक बहुत महत्वपूर्ण पार्ट की ओर मैं आपको लेके जा रहा हूं। विकास जो है उसके अपन 2 कॉन्सेप्ट, जब बाल विकास के अंदर घुसते हैं तो बाल विकास में घुसने के साथ आपको 2 चीजें पढ़नी है। मैंने कहा कि बाल विकास में वंशानुक्रम वातावरण की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण, पढ़ाने की आवश्यकता नहीं है, बहुत सिंपल है, आप देख सकते हैं, किताब समझ में आ जाएगा, ठीक है। बाल विकास की अवस्थाएं बहुत महत्वपूर्ण है, जिसमें जो अवस्थाओं के जो सिद्धांत हैं वो मोस्ट इंपॉर्टेंट, जिसमें कोहलर का नैतिक विकास सिद्धांत है, ठीक है। पियाजे मैंने आपको पढ़ा दिया है, आपको सिगमंड फ्राइड का मैंने ऑलरेडी आपको पढ़ा दिया है, इरिक रिक्शन का मनोसामाजिक विकास सिद्धांत ये करवा दूंगा मैं, और कोहलर का भी करवा दूंगा, ठीक है। तो ये कुछ सिद्धांत बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लस संवेगात्मक विकास जो उसको बहुत अच्छे से देख के जाना, प्लस भाषा विकास में किन्होंने किसने क्या बात की ये भी देख के जाना। बाकी तो पूरा विकास, मैंने कहा कि डेवलपमेंट बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बाल विकास मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। लेकिन इंपॉर्टेंट चीज समझिए, 2 कॉन्सेप्ट हम पढ़ते हैं बाल विकास जब भी बात है, तो लगभग यहां से मैंने देखा कि प्रश्न जरूर पूछा जाता है, बड़े आराम से समझिएगा, रिलैक्स मूड में समझिएगा। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की जब अपन बात करते हैं, अभिवृद्धि क्या है, विकास क्या है। देखिए अभिवृद्धि क्या है, समझना आराम से। ग्रोथ क्या है, सबसे पहले इसके अर्थ की चर्चा कर लें। अभिवृद्धि क्या है?
तो अभिवृद्धि क्या है? शरीर और उसके अवयव में होने वाला मात्रात्मक परिवर्तन है। सिंपल सी बात समझनी है। अभिवृद्धि क्या है? शरीर तथा उसके अवयव में होने वाला, ठीक है, शरीर तथा उसके अवयवों में होने वाला कौन सा परिवर्तन? मात्रात्मक जो परिवर्तन है, उस मात्रात्मक परिवर्तन को साहब आप क्या बोलेंगे? ग्रोथ बोलेंगे। क्या बोलेंगे? ग्रोथ। सिंपल सी बात समझना, अभिवृद्धि के है शरीर और उसके अवयवों में होने वाला मात्रात्मक परिवर्तन अभिवृद्धि है। आपकी लंबाई बढ़ रही है, आपकी चौड़ाई बढ़ रही है, आपकी ऊंचाई बढ़ रही है, वजन बढ़ रहा है, ये सब आपका क्या है? ग्रोथ है। ये सब आपकी क्या है? ग्रोथ है। तो शरीर में होने वाला, उसके अवयवों में होने वाला मात्रात्मक जो परिवर्तन है साहब, उसको अपन क्या बोलेंगे? ग्रोथ बोलेंगे। विकास क्या है? तो विकास की जब भी अपन बात करेंगे, ये तो क्या हो गया? आपके शरीर और उसके अवयव, यानी शारीरिक विकास की बात कर रहा है केवल, और कौन से परिवर्तन की बात कर रहा है? मात्रात्मक। और ये विकास क्या है? विकास का शाब्दिक अर्थ ही परिवर्तन होता है। विकास का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? परिवर्तन। ये केवल शरीर और उसके अवयवों की बात की है। विकास कहता है कि संपूर्ण शरीर में, यानी समग्र दृष्टिकोण। ये आंशिक परिवर्तन की बात करता है, और ये किसकी बात करता है साहब? समग्र परिवर्तन की बात करता है। शरीर और मन में होने वाले सभी प्रकार के समग्र परिवर्तन क्या है? विकास है। तो इसमें क्या हो गया? शरीर और मन में, यानी मन में सब कुछ आ गया है। शरीर मन में होने वाले सभी प्रकार के समग्र परिवर्तन। अब समग्र परिवर्तन को मतलब क्या हुआ है? समग्र परिवर्तन को मतलब हुआ है कि शारीरिक विकास में परिवर्तन होगा, मानसिक विकास में परिवर्तन हो गया, चेतना, चिंतन, समस्या समाधान, ठीक है, आपकी भाषात्मक विकास में बच्चा बोलना सीख रहा है, गामक एक्टिविटीज, मोटर स्किल डेवलपमेंट जो कर रहा है, मॉरल डेवलपमेंट जो नैतिक विकास बच्चा कर रहा है, सोशल डेवलपमेंट जो सामाजिक क्रियाएं बच्चा कर रहा है, ठीक है, इमोशनल डेवलपमेंट जो संवेगों का बच्चे में विकास हो रहा है, ये सब परिवर्तन साहब किस में आएंगे? विकास में आएंगे। जबकि ग्रोथ केवल ये कहता है कि शरीर और उसके अवयव, यानी कि एक प्रकार से हमारी जो कोशिकीय गुणात्मक वृद्धि है। इसलिए एक याद रखना, फ्रैंक ने, किसने? फ्रैंक ने इसकी जो डेफिनेशन दी थी वो क्या थी? कोशीय, ठीक है, कोशीय गुणात्मक वृद्धि ही अभिवृद्धि है, ठीक है। कोशीय गुणात्मक मतलब सेलुलर मल्टीप्लेक्शन। तो सेलुलर जो कोशिकाएं हमारी हैं, उनकी जो गुणात्मक वृद्धि है, लंबाई चौड़ाई, जो अंग विशेष में जो परिवर्तन हो रहा है, ठीक है, वो एक प्रकार से शारीरिक जो रूप में परिवर्तन हो रहा है, उसको इसने क्या कहा है? वृद्धि कहा है। तो कोशीय गुणात्मक वृद्धि को अभिवृद्धि किसने कहा है? फ्रैंक ने कहा। इंपॉर्टेंट है, याद रखिए, याद रखोगा। कोशीय गुणात्मक वृद्धि ने, सेलुलर मल्टीप्लेक्शन को अभिवृद्धि किसने कहा? फ्रैंक ने कहा। अब जब अपन विकास की बात करते हैं, मैं अर्थ समझा रहा हूँ, थारे समझ में आ रही हो, कौन आ रही हो? सिंपल वे में समझो रहे, बहुत ईजी वे में समझो, कुछ भी कोनी। अभिवृद्धि क्या है? शरीर और उसके अवयव में होने वाला मात्रात्मक परिवर्तन, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई में जो बढ़ोतरी हो रही है, बात हरी की है, ग्रोथ है। विकास क्यों है? विकास का मतलब क्या होता है? तो विकास का मतलब ये होता है कि मेरी शरीर में होने वाला, मन में होने वाला, मेरे भावनाओं में होने वाला, मेरे नैतिक विकास में होने वाला, मेरे सामाजिक विकास में होने वाला हर प्रकार का परिवर्तन जो है वो सब विकास है। नहीं, विकास को शाब्दिक अर्थ पूछा 2013 थर्ड में प्रश्न आ गया, विकास का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो विकास का शाब्दिक अर्थ है परिवर्तन। विकास का शाब्दिक अर्थ क्या है? परिवर्तन, चेंज और एवरीथिंग, मतलब हर चीज में चेंज, हमारे शरीर के हर पक्ष में चेंज, समग्र चेंज जो है वो एक प्रकार से किस में आएगा? होल चेंज किस में आ जाएगा? वो विकास में आ जाएगा। समझ में आई को नहीं? बहुत सिंपल भाषा में समझनी है। समग्र परिवर्तन शब्द विकास का दूसरा अर्थ है, ठीक है। तो ये संपूर्ण परिवर्तन है, समग्र परिवर्तन है। और इसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है साहब? इसका शाब्दिक अर्थ होता है परिवर्तन। विकास शब्द को अर्थ क्या है? 2013 थर्ड ग्रेड में आया हुआ प्रश्न है, विकास शब्द का अर्थ क्या है? तो विकास शब्द का अर्थ है परिवर्तन। सिंपल सी बात है, समझ में आई। अब देखो, विकास के ऊपर डेफिनेशन बहुत पूछता है, और डेफिनेशन में आपको एक सिंपल सी बात बता दूं कि थाने में 10 डेफिनेशन बताऊं, 15 बताऊं, पढ़ने की आवश्यकता को नहीं। हर टॉपिक में कुछ व्यक्ति विशेष होते हैं, वो इंपॉर्टेंट होते हैं, और एक अच्छे पढ़ाने वाले को और एक अच्छे पढ़ने वाले को दोनों को पता होता है कि इस टॉपिक में इंपॉर्टेंट डेफिनेशन कौन सी बनती है। बाल विकास की जब भी अपन बात करते हैं, बाल विकास में सबसे इंपॉर्टेंट, जिन्होंने बाल विकास पे बहुत बड़ा कार्य किया, वो किसने किया? हरलोक ने। किसने किया? हरलोक। हरलोक कौन है? आदमी है, लुगाई है, बता दो रे, महिला है, ठीक है। तो हरलोक महोदया ने जो अध्ययन किया है बाल विकास में, तो विकास की उन्होंने 2 डेफिनेशन दी, और वो दोनों डेफिनेशन कम से कम 11 या 12 बार एग्जाम में आ गई। कम से कम 11-12 बार एग्जाम में आ गई। इससे आपको आइडिया लग जाएगा यार हरलोक की डेफिनेशन कितनी इंपॉर्टेंट है। इन्होंने 2 डेफिनेशन दी, दोनों को समझ लो, बहुत इंपॉर्टेंट है। विकास के बारे में इन्होंने क्या कहा है, विकास के बारे में इन्होंने क्या, समझ लो, ठीक है। हरलोक ने, किसकी बात कर रहा हूं मैं? हरलोक ने। अर्थ तो समझ में आई गो था।
अरे ना आए हो तो आओ भी कौन की इलाज हो बताओ भी को कितो जोड़ लगा रहे हूँ, ठीक है, कितो कोशिश कर रहे हूँ साधारण संसाधना के माध्यम से घर हम बड़ा बुनूँ की बॉर्डर ऐं नॉर्मल सो काम काटूँ, फिर भी थारा समझ में नहीं आवे की इलाज हो उसके बताओ थे। समझो हरलोक ने क्या कहा है, हरलोक ने दो डेफिनेशन दी है, ठीक है, इनकी परिभाषाएं बहुत महत्वपूर्ण है, याद रखना, मैंने कहा कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। हरलोक कहती है, हरलोक महोदय कहती है कि नवीन विकास किसको व्यक्त करता है, नवीन विशेषता व नवीन योग्यता को, ठीक है, नवीन विशेषता व नवीन योग्यता को व्यक्त करता है कौन, विकास। एक तो यह इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, कई बार आगे प्रश्न क्या पूछेगा, विकास व्यक्ति में नवीन विशेषताओं नवीन योग्यताओं को प्रस्फुटित करता है, व्यक्त करता है, उद्गमित करता है, ये कथन किसका है, हरलोक का। नवीन विशेषता और नवीन योग्यताओं को उद्घाटित करता है, आगे खाली रहेगा ऑप्शन में दे देगा ग्रोथ, विकास और कोई नाम दे देगा मन, आपका उत्तर क्या होगा, विकास। परिभाषा को कैसे पूछ सकता है, समझ में आनी चाहिए कि व्यक्ति में नवीन योग्यता और नवीन विशेषताओं को व्यक्त करने को किसने कहा, विकास कहा है, हरलोक। इंपॉर्टेंट डेफिनेशन याद रखियो, नवीन योग्यता और नवीन विशेषता। क्लियर है बात। नंबर 2 दूसरी परिभाषा, ठीक है ना, लिख लियो, किताब में दे रखी है, थाने लिखने की जरूरत को नहीं थे, वीडियो सुना करो, और वीडियो सुना के बाद में मैंने अंदर जान दिया करो, अट्ठे जान दिया करो, कठिन जान दिया करो मैंने, ठीक है ना, फालतू की टेंशन मत लिया करो, ठीक है। गुरु जी लिखांगा स्क्रीनशॉट क्या लेंगे, स्क्रीनशॉट ऐ दबाओगा बयां दबाओगा, जबाना की जरूरत है, किताब था ना उन्हीं मनोविज्ञान पढ़िए, भी उन्हीं मनोविज्ञान को ही तो है ही, ठीक है, थे तो बस समझो कि गुरु जी आ चीज़ ऐसी है, बस आ समझ में आ गई, बस काम कंप्लीट। नहीं स्क्रीनशॉट ना ढूंढता ढूंढता 4 मिनट लागे, 2 मिनट लागे, ऐ को काम करना ही क्यों अपन, ठीक है। तो समझ लो अभिवृद्धि क्या है, विकास क्या है। तो अभिवृद्धि विकास पे दूसरी परिभाषा की बात कर रहा हूँ मैं, हरलोक की बहुत इंपॉर्टेंट परिभाषा दूसरी ये भी। पहली परिभाषा नवीन योग्यता नवीन विशेषताओं व्यक्त करता, एग्जाम में आया हुआ है। हरलोक ने कहा कि विकास क्या है, विकास एक परिवर्तनों की उत्तरोत्तर श्रृंखला, परिवर्तनों की उत्तरोत्तर। अब उत्तरोत्तर के स्थान पे देखो एग्जाम में क्या नाम देते कंफ्यूज करने के लिए, प्रगतिशील। देखो यही तो है उत्तरोत्तर श्रृंखला जो कर्मिक व्यवस्थित कर्मिक होती है, जो व्यवस्थित होती है, सुसंबद्ध होती है, सुसंबद्ध। सुसंबद्ध होती है, समझ लियो। बहुत बढ़िया डेफिनेशन है, बहुत आराम हो समझियो, एक एक चीज ना समझियो, ठीक है। जितनी मेहनत कर रहे हो मेरे को प्रतिफल मिलना चाहिए मन। प्रतिफल को मतलब को नहीं है कि मेरे कोई पिस आऊँगा, मैं लगभग तो वीडियो पर ऐड बंद कर रखे हैं, ठीक है ना, कुछ कुछ वीडियो पे ऐड है, बाकी मेरे अनुसार नहीं है, ठीक है ना। कोशिश मैंने की है, फिर भी कोई हो आपको दिक्कत हो रही हो तो वो भी बंद कर दूंगा, टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। समझो बस पढ़ो आपने, परिवर्तनों की उत्तरोत्तर श्रृंखला, ठीक है। परिवर्तनों की कौन सी श्रृंखला, उत्तरोत्तर। उत्तरोत्तर के स्थान पे क्या बोल सकते हैं, प्रोग्रेसिव। अब प्रोग्रेसिव को मतलब क्या है कि जो परिवर्तन होते हैं ना वो बढ़ते जाते हैं, ठीक है ना। शेष अवस्था में जो चीजें मानसिक क्रियाएं की थी, बाल्यावस्था में वो और अच्छी मानसिक क्रिया करेगा, किशोर अवस्था में और अच्छी करेगा, मतलब उनमें उत्तरोत्तर क्या हो रहा है, सुधार हो रहा है। इसको बोलते हैं प्रोग्रेसिव चेंज, याद रखना, ठीक है। तो परिवर्तनों की उत्तरोत्तर श्रृंखला यानी निरंतर जो है वो उसमें आप में सुधार होता जाएगा, कुछ न कुछ नया आप लेते जाओगे, कुछ न कुछ अच्छा आप करते जाओगे, ठीक है। जो कर्मिक रूप से होती है, कर्मिक को समझोगे, कर्मोत्तर प्रक्रिया। कर्मिक को मतलब है शेष अवस्था में जो लक्षण आने चाहिए वो शेष अवस्था में आएंगे, बाल्यावस्था में आएंगे वो बाल्यावस्था में, किशोर अवस्था में। ऐसा नहीं कि शेष अवस्था में किशोर अवस्था लक्षण सीधे आ जाएंगे, नहीं। बच्चे को जो शेष अवस्था में व्यवहार करना चाहिए वो शेष अवस्था में करेगा, बाल्यावस्था में, मतलब एक सीक्वेंसिंग प्रक्रिया चलेगी, याद रखना, ठीक है। व्यवस्थित रूप से चलेगी, एक निर्धारित पैटर्न के अकॉर्डिंग चलेगी। सुनिश्चित प्रतिमान होता है, सुनिश्चित प्रतिमान क्या होता है, सिर से पैर की ओर, निकट से दूर की ओर, जिसको प्रोक्सिमी डिस्टल बोलते हैं, वो सेफेलोकैड्यूल बोलते हैं, ठीक है। तो सिर से पैर की ओर चलता है,
प्रोक्सिमिटी मतलब केंद्र से दूर की ओर चलता है, और क्या चलेगा, सामान्य से विशिष्ट की ओर। ये एक सुनिश्चित प्रतिमान होता है, एक व्यवस्थित प्रतिमान होता है, उसके अकॉर्डिंग चलेगा, ठीक है। और सुसंबद्ध, सुसंबद्ध का मतलब होता है विकास के सभी प्रतिमान आपस में कोरिलेटेड होते हैं। विकास जो होता है वो दूसरे विकास से जुड़ा हुआ होता है। शारीरिक विकास अच्छा होगा, मानसिक विकास अच्छा होगा, मानसिक विकास अच्छा होगा, संवेगात्मक विकास अच्छा होगा, संवेगात्मक विकास अच्छा होगा, भाषात्मक विकास में अच्छा होगा। तो कर्मिक रूप से होता है, जिस अवस्था में जिसे आनी चाहिए वो चीजें आएंगी। व्यवस्थित रूप से एक निर्धारित पैटर्न के अकॉर्डिंग चलता है, सुसंबद्ध होता है, अन्य विकास से जुड़ा हुआ होता है, प्रगतिशील होता है। और लास्ट में एक लाइन दी है, परिवर्तनों की उत्तरोत्तर श्रृंखला जो कर्मिक, व्यवस्थित, सुसंबद्ध होती है परिपक्वता व अनुभव के परिणाम स्वरूप। यानी एक शब्द वो जोड़ा है, इस परिभाषा को मैंने, बड़ी परिभाषा थी, इसको शब्दों में उलझा दिया है। परिपक्वता व अनुभव के परिणाम स्वरूप होती है। किसके परिणाम स्वरूप होती है प्रक्रिया? परिपक्वता व अनुभव के परिणाम स्वरूप। तो यह परिभाषा याद करनी है, सिंपल वे में समझो रहे, एकदम नॉर्मल वे में समझ लो। हरलोक ने कहा है कि विकास क्या है? परिवर्तनों की वह उत्तरोत्तर श्रृंखला जो एक कर्मिक रूप से होती है, व्यवस्थित रूप से होती है, सुसंबद्ध होती है, और ये परिपक्वता व अनुभव के परिणाम स्वरूप होती है। ये परिभाषा किसने कहा? हरलोक ने। पहली परिभाषा क्या थी? नवीन योग्यता और नवीन विशेषता व्यक्त करती है। एक चीज और याद रखना, हरलोक ने कहा था कि विकास में 4 प्रकार के परिवर्तन होते हैं। कितने प्रकार के परिवर्तन होते हैं विकास में? 4 प्रकार के परिवर्तन। कौन कौन से परिवर्तन बताए इन्होंने? ये कहती है कि विकास में 4 प्रकार के परिवर्तन होते हैं। एक आकार में परिवर्तन। कौन सा परिवर्तन? आकार में। एक अनुपात में, प्रतिशत बढ़न है, जब मैं सारणी डाल रखी है कि साहब मानसिक विकास इतना हो जाता है, फिर शारीरिक विकास का इतना, मस्तिष्क का विकास इतना होता है, तो वो एक परसेंटेज, ये संख्या इतनी बढ़ रही हैं। आकार में भी परिवर्तन है, अनुपात में परिवर्तन है, पुराने चिन्हों का लोप होना। पुरानी चिन्ह जानोगे, ठीक है ना, दूध का दांत वगैरह सब गायब हो जाएंगे, बाल्यावस्था में स्थायी दांत आ जाएंगे, ठीक है ना। तो वो चीज़ें, जो पुरानी चीज़ें थी वो धीरे धीरे लुप्त हो जाएंगी। नवीन लक्षणों का, नवीन चिन्हों का उदय, ठीक है ना। तो नवीन चिन्हों का उदय, तो ये 4 परिवर्तन, आकार में परिवर्तन, अनुपात में परिवर्तन, पुराने चिन्ह जो होते हैं, पुराने लक्षण होते हैं, वो बच्चे धीरे धीरे आयु के साथ खत्म होते जाते हैं, और नवीन जो चिन्ह है, नवीन जो लक्षण है बच्चे में आ जाते हैं। तो 4 परिवर्तनों की चर्चा किसने की है? हरलोक ने। आकार में, अनुपात में, पुराने चिन्हों का खत्म होना, नवीन चिन्हों का उदय होना। और इस डेफिनेशन को अच्छे से समझना है। यदि आपने समझ लिया तो ये मान के चलना, एक प्रश्न आता है यहाँ से हरलोक से। तो हरलोक की 2 डेफिनेशन मैंने बताई है, 3 चीज़ों की मैंने चर्चा की है, उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा, ठीक है। अब देखो, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की शॉर्ट में चर्चा कर लो, अंतर की चर्चा कर रहा हूँ मैं, ठीक है। ये देख लेना आप नॉर्मली, बाकी आपने सुन लिया है तो कोई दिक्कत आएगी नहीं, ठीक है। स्क्रीनशॉट लो तो थारी मर्जी है, बाकी मैं टाइम दूँ कौन था, कम ही दूँ टाइम है ही नहीं ज़िंदगी में, टाइम के बारे में ज़्यादा सोचना ही नहीं है, ठीक है ना। टाइम बहुत महत्वपूर्ण, याद रखना। अब देखो, थाने दोनों चीज़ बता दी, मैं दुनिया को अर्थ बता दियो, दोनों की डेफिनेशन मैंने समझा दी। अब अंतर क्या होता है? अंतर पे एक प्रश्न आता है। अब अंतर पे चाहे अपन 20 अंतर कर दो, लेकिन 20 अंतरों के बजाय आप में जो 3 या 4 अंतर जो महत्वपूर्ण बताऊँ वो जरूर देख लेना साहब, पूरे चाहे मत देखना, लेकिन मैं बता रहा हूँ। कई बार होना गुरु जी 20 अंतर बता दियो, और रो बाप रे गुरु जी खूब लिया, और नया तो पहली बार नया पढ़ लिया, 20 पढ़ा, 20 में टाइम लगे 1 घंटों, प्रश्न 3 या 4 से आवे। ये सोचना है, यही समझना है, ठीक है। यहां से प्रश्न अभी तक जो आ रहे हैं वो 3 बिंदुओं से स्पेशली पूछे गए हैं, ठीक है। बाकी मैं कंप्लीट समझा रहा हूं, चिंता मत करो। पहली चीज, पहला अंतर, अभिवृद्धि जो होती है वो क्या है? अभिवृद्धि जो होती है, मैंने बात की थी, मात्रात्मक परिवर्तन है। कौन सा परिवर्तन है? मात्रात्मक परिवर्तन है। एग्जाम में कई बार आ गया, इंपॉर्टेंट है। अभिवृद्धि को आप माप सकते हो, ठीक है। लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई को आप माप सकते हो। तो अभिवृद्धि क्या होगी? मात्रात्मक। प्रश्न आएगा साहब, विकास क्या होगा? गुणात्मक होगा या मात्रात्मक होगा? बताओ। तो विकास क्या है? गुणात्मक है, सही है क्या? सही है क्या? नहीं, विकास में अभिवृद्धि शामिल होती है नहीं। अभिवृद्धि भी किसका पार्ट है? विकास का ही पार्ट है। तो मात्रात्मक भी होगा विकास, प्लस गुणात्मक भी होगा। तो ये मात्रात्मक प्लस गुणात्मक करना है। एग्जाम में यदि प्रश्न आ जाए ऑप्शन में दोनों हैं तो आपको दोनों करने हैं, लेकिन मान लीजिए ऑप्शन में है ही नहीं मात्रात्मक, तो आप गुणात्मक कर सकते हैं। मूल रूप से गुणात्मक होता है, लेकिन दोनों आए तो आपको दोनों ही करने हैं। अभिवृद्धि स्पेशली मात्रात्मक, विकास मात्रात्मक गुणात्मक।
क्या अभिवृद्धि को प्रत्यक्ष रूप से देखा जा सकता है? निश्चित रूप से प्रत्यक्ष रूप से देखा जा सकता है, ठीक है ना। यानी दिखती है थारी लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, ठीक है, सब कुछ दिखो और कितो लंबो हो देखो कितो मोटो हो, ठीक है ना। तो दिखे वो आदमी, प्रत्यक्ष रूप से दिखती है अभिवृद्धि, ठीक है। और विकास क्या? विकास को केवल अपना अनुभव कर सकते हैं। आप क्या कर सकते हैं? विकास को प्रत्यक्ष रूप से दिखता नहीं है। आपके जो सवेंग हैं, आपके जो सोशल डेवलपमेंट है, जो आपका मॉरल डेवलपमेंट है, वो बहुत कम बाह्य रूप से परिलक्षित होता है। आप ज़्यादा जानते हो मानसिक विकास को, हाँ कुछ तो प्रकट होगा वो, ठीक है, लेकिन इसकी तरह प्रत्यक्ष रूप से नहीं होता है, ठीक है। तो इसलिए इसको अनुभव कर सकते हैं और इसको प्रत्यक्ष रूप से देख सकते हैं। इसी के साथ ये जुड़ी हुई विशेषताएं तीनों एक प्रकार से हैं। क्या अभिवृद्धि बाह्य या आंतरिक है? तो जो प्रत्यक्ष होती है वो क्या होती है? बाह्य होती है। क्या होती है? बाह्य होती है, ठीक है। और विकास को क्या माना गया है? आंतरिक माना गया है। विकास को क्या माना गया है? आंतरिक माना गया है। अब कई बच्चा कहते हैं गुरुजी बाह्य आंतरिक दोनों उसके, देखो मेरा विचार बता रहे हो, किताब ये कहती है बाह्य आंतरिक, मेरा विचार कहता है कि विकास को आप बाह्य और आंतरिक दोनों कह सकते हो, क्योंकि अभिवृद्धि किसका पार्ट है? विकास का पार्ट है। तो बाह्य भी हो गया, आंतरिक भी हो गया, लेकिन मूल रूप से विकास क्या होता है? आंतरिक। ये क्या मानी गई? बाह्य मानी गई। चौथा अंतर इंपॉर्टेंट अभी तक जो मैंने बताया वो ये है, मात्रात्मक प्लस मात्रात्मक गुणात्मक। नंबर 2 पे अभिवृद्धि कब तक चलती है? तो अभिवृद्धि कब तक चलती है? किशोर अवस्था तक। ग्रोथ का एक निर्धारित समय है, ठीक है ना। यानी 18 वर्ष तक जो है वो आपकी अभिवृद्धि चलेगी, किशोर अवस्था चलेगी, निर्धारित समय तक चलेगी, एग्जाम में आया हुआ है। विकास कब तक चलता है? निरंतर। आपका अधिगम और विकास दो ऐसी प्रक्रिया हैं जो कभी रुकेगी नहीं। विकास जिंदगी भर चलेगा, अधिगम भी जीवन पर्यंत चलता है। विकास की शुरुआत कहाँ से होती है? बहुत बारी प्रश्न आ गया 2013 थर्ड ग्रेड में 2-3 डिस्ट्रिक्ट से प्रश्न था। विकास कब प्रारंभ होता है? जन्म से? कई बच्चों दिमाग में गुरु जन्म में बाद में होता होगा, नहीं, गर्भावस्था से विकास प्रारंभ होता है। बहुत सारे अध्ययन आए, हमने महाभारत में पढ़ा है, चक्रव्यूह की जो भेदन की क्षमता है वो। इसी प्रकार अभी एक कोरोना पे एक रिपोर्ट आ रही थी कि माँ से, तो ऐसी चीज़ें प्रभावित करती हैं, याद रखना, ठीक है ना। तो विकास गर्भावस्था से प्रारंभ होता है। एक पर्सन पूछ ले कि विकास पहले प्रारंभ होता है कि ग्रोथ पहले प्रारंभ होती है? तो विकास ग्रोथ से पहले प्रारंभ होता है। नई चीज होगी, याद रखना। कोई क्या कहता है उसको छोड़िए, मैं क्या कह रहा हूं सुनिएगा आप, ठीक है। मैं श्रेष्ठ नहीं हूं, अच्छा हूं, बस मैं ही श्रेष्ठ हूं, ये फीलिंग्स गलत है। मैं कह देता हूं कि यार मैं अच्छा हूं, मैं मानूंगा अच्छा अपने आप को, मेरा स्वाभिमान है, मेरा आत्मविश्वास है, मैं अच्छा हूं, ठीक है। लेकिन मैं कह दूं कि गुरुजी मैं ही अच्छा हूं, मेरे जो है वो दूसरों कोई को नहीं, तो वो मेरा अभिमान है। और ये मैं नहीं कह सकता कि मैं ही सबसे श्रेष्ठ हूं। लेकिन मैं एक आइडिया मेरे अकॉर्डिंग मैंने जो अध्ययन किया उसका बता रहा हूं कि ये सही है कि विकास अभिवृद्धि से पहले प्रारंभ होता है, याद रखना, ठीक है। तो अभिवृद्धि कहां तक चलेगी? किशोर अवस्था तक। और विकास कहां तक चलेगा? जीवन पर्यंत चलेगा। ये दूसरा अंतर इंपॉर्टेंट है। तीसरा, अभिवृद्धि शारीरिक परिवर्तन इंपॉर्टेंट है। अभिवृद्धि केवल शारीरिक परिवर्तन को व्यक्त करता है, जबकि विकास में सभी परिवर्तन आएंगे। साहब कौन से परिवर्तन आएंगे? सभी प्रकार के परिवर्तन। ग्रोथ में केवल फिजिकल चेंज है, याद रखना, इंपॉर्टेंट है। कई बार आ गया अभिवृद्धि शब्द का प्रयोग कौन से परिवर्तनों के लिए करेंगे? तो अभिवृद्धि शब्द का प्रयोग शारीरिक के करोगे, मानसिक करोगे, संवेगात्मक करोगे, उपयुक्त सभी, केवल शारीरिक परिवर्तन। विकास का प्रयोग हर प्रकार के परिवर्तन के लिए किया जाता है। तो विकास क्या है? सभी प्रकार के परिवर्तन के लिए यूज होता है, जबकि अभिवृद्धि क्या है? केवल शारीरिक परिवर्तन के लिए यूज होता है। ये तीन अंतर मोस्ट इंपॉर्टेंट। मात्रात्मक गुणात्मक। किशोर निर्धारित समय तक चलती है अभिवृद्धि, परिपक्व अवस्था तक चलती है, 18 वर्ष तक चलती है, किशोर अवस्था तक। विकास निरंतर चलेगा, ऊर्ध्वगामी प्रक्रिया है, याद रखना, निरंतर प्रगतिशील उत्तरोत्तर चलता है। ये शारीरिक परिवर्तन है और ये सभी प्रकार के परिवर्तन है किसमें? विकास में। ये तीन अंतर, इसको प्रत्यक्ष देखा जा सकता है, इसको अनुभव करते हैं। ये बाह्य आंतरिक ये इतने महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन तीन अंतर जरूर याद रखियो। अभी और अंतरों की भी अपन चर्चा कर रहे हैं। ये समझ में आ गया ना? मात्रात्मक गुणात्मक, निर्धारित समय तक, लगातार, केवल शारीरिक परिवर्तन, सभी प्रकार के परिवर्तन। आगे देखो ग्रोथ के अंदर और क्या उसके, देखो ग्रोथ जो होती है वो एकीकृत होती है कि नहीं होती है, और विकास का एकीकृत होता है। तो देखिए ग्रोथ अभिवृद्धि जो होती है, चौथा अंतर, पांचवा अंतर जो भी है उसकी बात कर रहा हूं। अभिवृद्धि जो होती है वो एकीकृत नहीं होती है, यानी सभी पक्षों को साथ लेके नहीं चलती है ग्रोथ, जबकि विकास जो होता है वो समन्वित होता है, एकीकृत होता है, सभी पहलुओं को आपस में सुसंबंधित करके चलता है। इसलिए विकास को हडलोक ने क्या कहा था? एकीकृत कहा था, ठीक है। तो विकास जो होता है वो एकीकृत होता है, लेकिन ग्रोथ जो है वो एकीकृत नहीं होती। इस चीज को याद रखना, ठीक है ना। वो केवल फिजिकल चेंज से संबंधित है, इसलिए उसको एकीकृत नहीं माना गया, इसको एकीकृत माना गया है। छठा अंतर आपको याद रखना है कि जो ग्रोथ होती है वो मापन का विषय है। किसका विषय है? मापन। मापन क्या है? कितना,
कितना है, ठीक है ना। तो कितने की बात करता है वो, ग्रोथ बात करता है। और ये किसका विषय है, ये आकलन और मूल्यांकन का विषय है। विकास का केवल आकलन किया जा सकता है, मूल्यांकन किया जा सकता है, श्रेष्ठ है, निर्णय दिया जा सकता है। तो विकास में आकलन और मूल्यांकन की बात की जाती है, और इसमें किसकी बात की जाती है, मापन की बात की जाती है, याद रखना, ठीक है। 7 नंबर पे अपन बात कर रहे हैं, ये संरचनात्मक परिवर्तन से संबंधित है, ठीक है। कौन से परिवर्तन, संरचनात्मक। जो कोशिकीय गुणात्मक वृद्धि की अपन बात की थी, जो परिमाणात्मक की अपने बात की थी, वो सब इसी में आता है, ठीक है ना। तो ये संरचनात्मक परिमाणात्मक की बात करता है, याद रखना। स्ट्रक्चरल चेंजेस से बात करता है, ये आकार, लंबाई, चौड़ाई, गुणा, कोशिकीय गुणात्मक वृद्धि, वो सब ये चीज़ है। और ये किसकी बात करता है, संरचनात्मक। तो इसमें भी होगा क्योंकि इसका पार्ट है, ठीक है। लेकिन संरचनात्मक के साथ साथ आपको क्या याद रखना है, ये कार्यात्मक, ठीक है, कार्य कुशलता, ठीक है, इनसे इसका संबंध है, योग्यता, इनसे इसका संबंध है। तो याद रखना, अभिवृद्धि केवल संरचनात्मक परिमाणात्मक से संबंधित रखती है, लेकिन विकास का संबंध संरचनात्मक के साथ साथ कार्य कुशलता से है, आपकी योग्यताओं से है, आपकी क्षमताओं से है। किसका संबंध, विकास का। तो संरचनात्मक के साथ कार्यात्मकता, कुशलता, योग्यता, इनसे जो संबंध रखता है वो आपका विकास है, और ये संरचनात्मक परिवर्तन है। आगे देखिए, समझ में आ रहा है ना। ये एकीकृत नहीं होती, एकीकृत होता है। इसका मापन संभव है, इसका आकलन और मूल्यांकन किया जाता है। ये संरचनात्मक परिवर्तन, परिमाणात्मक परिवर्तन, ये कार्यात्मक और संरचनात्मक दोनों परिवर्तन। आगे देखिए साहब, और अंतर भी क्या हो सकता है, क्या कोई और क्या लग रहा है आपको। एक अंतर और बताऊंगा मैं, जो आपको स्पेशली देखना है। ये जो होता है वो रचनात्मक परिवर्तन, इसमें रचनात्मक परिवर्तन ही शामिल किए गए हैं, रचनात्मक परिवर्तन, ठीक है। यानी बढ़ोतरी जो है, बढ़ना जो है, ठीक है, नवीन जो लक्षण आपके आ रहे हैं, ठीक है, वो रचनात्मक परिवर्तन, यानी केवल रचनात्मक ही माने गए हैं अभिवृद्धि में। और विकासात्मक में रचनात्मक के साथ विनाशात्मक भी माने गए हैं। रचनात्मक भी होता है और ये विनाशात्मक भी हो सकता है। विकास आपका गलत दिशा में भी हो सकता है, याद रखना। आपका कोई भी विकास का पहलू किसी भी गलत दिशा में भी जा सकता है। तो इसमें रचना और विनाश दोनों चीजें परिवर्तन शामिल हो सकते हैं, और इसमें केवल रचनात्मक परिवर्तन शामिल होंगे। तो ये एक 8वां डिफरेंस आप इसमें देख सकते हैं। इसके अलावा तो बहुत सारी चीजें हैं, जब विकास सिद्धांत की मैं चर्चा करूंगा। अभिवृद्धि जो होती है वो रेखीय होती है, सीधी चलती है, और ये क्या चलती है, स्पाइरल चलती है, वर्तुलाकार होता है, ठीक है ना। तो ये भी अंतर है, लेकिन आगे अपन पढ़ेंगे, इसकी मैं सिद्धांत समझाऊंगा ना, वहाँ बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि बाल विकास का जो सिद्धांत है, ठीक है ना, निरंतर विकास सिद्धांतों की गति का सिद्धांत, समान प्रतिमान का सिद्धांत, सुसंबंधित विकास का सिद्धांत, सामान्य से विशिष्ट का सिद्धांत, ठीक है, व्यक्तिगत भिन्नता का सिद्धांत, वंशानुक्रम, वातावरण के अंतःक्रिया सिद्धांत, वो बहुत महत्वपूर्ण सिद्धांत, और उनमें से बहुत प्रश्न आते हैं, देखना उनको भी समझना है बहुत अच्छे से। तो वहाँ एक बार चर्चा करेंगे। और ये क्या होता है, वर्तुलाकार स्पाइरल। तो ये यहाँ चर्चा नहीं करूँगा मैं, वर्तुलाकार कैसे है, वो रेखे कैसे। तो ये मेजर डिफरेंस है। ये क्या है, मेजर डिफरेंस। अब आपके दिमाग में आ गया, गुरुजी अंतर समझ में आ गया। अभिवृद्धि क्या है, एक प्रकार से मात्रात्मक, विकास मात्रात्मक, गुणात्मक। अभिवृद्धि निर्धारित समय तक, विकास लगातार चलता है। अभिवृद्धि एक सीमित पक्ष है, छोटा सा पक्ष है, केवल फिजिकल चेंज को व्यक्त करेगा। विकास एक व्यापक पक्ष है। अभिवृद्धि विकास का एक पार्ट है, उसमें सभी प्रकार के परिवर्तन। ये 3 मेजर डिफरेंस है, याद रखना आपको, ठीक है। इसके अलावा वो एकीकृत नहीं होती, वो एकीकृत होता है। उसमें रचनात्मक, उसमें रचनात्मक, विनाशात्मक, वो प्रत्यक्ष, ये आप केवल अनुभव किया जा सकता है। तो ये बहुत सारा डिफरेंस हैं, इनकी अपन कितनी भी चर्चाएं कर लें, इनका कोई मतलब नहीं है। स्पेशली याद रखना, समझना ये है कि जब इतने अंतर हैं तो क्या ये दोनों एक दूसरे में योगदान देते हैं, निश्चित रूप से देते हैं। आपके सामने प्रश्न आ गया, अभिवृद्धि विकास संबंध में कौन सा कथन सत्य है, अलग अलग हैं, निषेधात्मक संबंध है, एक दूसरे के पूरक हैं। तो आपका उत्तर होना है एक दूसरे के पूरक हैं। अंतर होने के बावजूद दोनों एक दूसरे के विकास में योगदान देते हैं, एक दूसरे के क्या है, पूरक हैं। याद रखना, कौन, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। तो अभिवृद्धि और विकास दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, ये चीज़ याद रखियो कि याद रखोगा, दोनों एक दूसरा का पूरक है, ठीक है ना। कौन है, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। तो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट एक दूसरे के पूरक होते हैं, याद रखना। 2 कॉन्सेप्ट और क्लियर कर दूं, क्या हमेशा विकास में वृद्धि निहित होती है, या वृद्धि में विकास निहित होता है? क्या विकास में प्रत्येक सार्थक वृद्धि संभव है? कई बार देखना, कई ऐसे प्रश्न आ जाते हैं उलझाने वाले कि क्या वृद्धि हो रही है और क्या विकास होगा क्या, ठीक है। क्या प्रत्येक सार्थक वृद्धि के विकास हो सकता है? क्या हो सकता है? बच्चे में प्रत्येक सार्थक वृद्धि नहीं हुई, कोई आकार अनुपात में परिवर्तन नहीं हुआ, लेकिन उसकी कार्य कुशलता में विकास हो रहा है, योग्यता में विकास हो रहा है। तो विकास हो रहा है कि नहीं हो रहा है? हो रहा है। यानी बिना प्रत्यक्ष ग्रोथ के भी विकास हो सकता है। कई बार वृद्धि हो रही है
आकार अनुपात इनमें चेंज हो रहा है, लेकिन आपकी कार्य कुशलता और योग्यता में विकास नहीं हो रहा, मतलब हो सकता है विकास नहीं हो रहा है। तो एक एक बेसिक सी चीज़ें हैं, आपको दिमाग में रखना है कि बिना प्रत्यक्ष सार्थक वृद्धि के भी विकास संभव है। विकास में क्या लचीलापन संशोधन हो सकता है? निश्चित रूप से हो सकता है। आप में कोई चीज़ कम थी, पहले आपने बहुत कोशिश की और उसको बहुत इम्प्रूव कर लिया, तो आप इम्प्रूव कर सकते हैं। लचीला होता है, विकास संशोधन योग्य होता है, याद रखना। और विकास वंशानुक्रम वातावरण दोनों की अंतःक्रिया का परिणाम होता है, याद रखना। वैसा अभिवृद्धि पे भी प्रभाव दोनों का ही पड़ता है, लेकिन विकास स्पेशली वंशानुक्रम वातावरण, अभिवृद्धि ज़्यादा वंशानुक्रम ज़्यादा प्रभावित होती है। इसके साथ विकास ऐतिहासिक दशाओं से प्रभावित होता है, सामाजिक सांस्कृतिक दशाओं से प्रभावित होता है, ठीक है। तो ये बेसिकली चीज़ें हैं जो आपके माइंड में आपको रखनी है। विकास हमेशा निरंतर चलेगा, इस चीज़ को याद रखना है। और विकास में परिवर्तन शामिल है, विकास में कार्य कुशलता, कार्य योग्यता शामिल है, और विकास वातावरण के साथ अंतःक्रिया का नाम माना जाता है। विकास को स्पेशली परिवर्तन शब्द से अपन संबोधित करते हैं, और विकास गर्भावस्था से प्रारंभ हो जाता है। तो ये था ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का कॉन्सेप्ट। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा, और नहीं भी आया होगा तो मैंने तो अपना कार्य कर ही दिया। फिर भी कोई बात नहीं, फिर भी कोई दिक्कत हो कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, और कम से कम वीडियो को शेयर ज़रूर कर दिया करो, नए लोगों तक पहुंचाया करो। वो मेरे लिए रिइंफोर्समेंट होगा कितने लोगों तक, कितने अच्छे बच्चों तक ये चीज़ें पहुंचती हैं। तो कम से कम सेल्फिश इतने भी मत बनो कि देख लिया कि औरन क्यों फ़ायदो हुए, आप ही देख लें अकेला। ये सोच संकीर्णता की ओर व्यक्त करती है। हमें परोपकार करना है, और निश्चित रूप से करेंगे, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है इससे कि कितने लोग देखते हैं, कितने लोग लर्न करते हैं, वो सबसे महत्वपूर्ण बात है। थैंक यू वेरी मच।